Hope you will be fine. Welcome to all. कैसे हैं आप लोग? शुरुआत करते हैं आज की बात से। सुनना है, पता है आपको, टुडे इज 5 जून। तो 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे we are celebrating, the whole world. पर्यावरण का मतलब है हम खुद, हम सब जो हैं खुद और हमारे आसपास, ऊपर भी, नीचे की ओर भी और चारों सराउंडिंग भी, बायोटिक, एबायोटिक, जैव क्षेत्र भी और अजैव क्षेत्र भी, विजिबल, इनविजिबल, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो विचारों में है, जो विचारों से परे है, वो तमाम चीजें परिवेश है, पर्यावरण है, एनवायरमेंट है। समझना है, एनवायरमेंट का नाम सिर्फ पेड़ लगाना नहीं, समंदर बचाना नहीं, पानी को दूषित होने से बचाना ही नहीं, हमारे विचार भी दूषित नहीं होने चाहिए। हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी है, मानवीय समाज, वो स्वच्छ होना चाहिए, विचारों से, कर्मों से, वचन से। ये चीजें कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, न जुबान से, न मन से, न कर्म से। तो पर्यावरण है। जब हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो पूरा सोलर सिस्टम पृथ्वी का पर्यावरण है। जब अपने सोलर सिस्टम का सोचते हैं तो पूरा गैलेक्सी उसका एनवायरनमेंट है। जब हम अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स उसका एनवायरनमेंट है। और जब हम पृथ्वी पर रह के सिर्फ अपने देश का सोचें तो हमारा पड़ोसी एशिया और पूरा पृथ्वी जो है, पूरा का पूरा जो है हमारा एनवायरनमेंट है। आज की तारीख में हर चीज़ ग्लोबल हो चुका है। हर चीज़, हमारी विचारधाराएं, हमारे पहनावे, सोच, हमारी राजनीति, अर्थनीति, सब कुछ, चाहे इकोनॉमी कहिए, पॉलिटी कहिए, सोशल लाइफ कहिए, रूलिंग सिस्टम कहिए, जो भी है, टेररिज्म कहिए, नक्सलिज्म कहिए, एवरीथिंग ग्लोबल। तो आज ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, ब्राजील के जंगलों में लगी आग, चीन से फैला कोरोना, इथोपिया से चला टिड्डों का दल लॉकस्ट, नॉट लॉकस्ट, हाँ लकस्ट। ये सभी क्या है? हमारे पर्यावरण है। ये मिट्टी, ये वायु, कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, 5 तत्व से बना शरीर। ये जो हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिला है, यही तो हमारा पर्यावरण है। तो याद रखिएगा, जीव अजैब सब, ना कि सिर्फ पेड़ पौधे। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हमारी एक राजनेत्री हैं प्रियंका गांधी, वो पेड़ लगाते हुए जो है फोटो खिंचाई थी। कुत्ता जो है यूं ही आ गया, 3 कुत्ते पाले हैं, पता चलता है, यूं ही आ गया फोटो में। लेकिन पेड़ लगाना ही सिर्फ पर्यावरण नहीं है, बहुत कुछ है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, पर्यावरण पे बात हो गई, अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के संदर्भ में 5 जून एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 एंड 9, ये लास्ट है आज इस सब्जेक्ट की, इस बुक की क्लास जो आज आखिरी है। 8th चैप्टर हाफ हो चुका है, हाफ पढ़ेंगे, 9th चैप्टर पूरा करेंगे। क्लास की टाइमिंग मैंने लिख दिया है, मैं भूल जाता हूं आगे पीछे, 2-4 मिनट हो जाता है। अच्छा, 8वां चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, और अगला चैप्टर क्या होगा? शहरी क्षेत्र में आजीविका, लाइवलीहुड इन रूरल एरिया, और 9th होगा लाइवलीहुड इन अर्बन एरिया। तो हम जो कर रहे थे उस पर आगे बढ़ाएं। हमने आपको
कलपट्टू गांव लेके गए तमिलनाडु, नहीं, जिसका पड़ोसी गांव है पुदुपट्टू, और तमिलनाडु में लेके गए तो हमने कहा गांव में क्या क्या है, कैसे कैसे कारोबार हैं, कौन कौन लोग हैं। रामलिंगम नाम का एक व्यक्ति है जो 20 एकड़ ज़मीन का मालिक है, एक राइस मिल, चावल का मिल चलाता है, और भी कुछ बीज उज के दुकान उकान भंडार हैं। वहीं पर तुलसी नाम की लड़की रहती है, लड़की नहीं एक औरत रहती है, और उसके एक बिटिया भी है, हस्बैंड भी है, और ये सब मिल करके अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा काम। तो ये मैंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद शेखर की कहानी शुरू होगी। तो आपने देखा बिटिया बीमार पड़ी तो उसे रामलिंगम से कुछ पैसे उधार लेने पड़े, तो बिटिया की तबीयत ठीक हुई। अब उधार की रकम ब्याज सहित ज़्यादा बढ़ गया, पैसे उतने थे नहीं, तो उसने अपनी गाय बेच दी और इस तरह से रामलिंगम के पैसे को चुका दी। समझ में आई बात? ये सब कहानी बच्चों के लिए इसलिए लिखी जा रही है आजकल कि बच्चे शुरू से ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो जाए, जिसको कहते हैं ना फ्रेंडली एनवायरमेंट। तो हमें क्या करना है, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाए। क्या दुनिया है, यथार्थ क्या है, ये समझना है। चलिए शेखर की बात करते हैं। शेखर अब आपसे कह रहा है, पेज नंबर 80 है। शेखर आपसे कह रहा है, हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है, हम अपने खेत का सारा काम खुद कर लेते हैं। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे हमारे अनाज, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना होता है, तो मैं जिससे लेता हूं उसको भी बेच देता हूं, जिससे उधार लेता हूं मजबूरी में, तो पूरे पैसे नहीं मिलते। वो ये भी कहता है शेखर कि मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलता है, मिलेगा, ऐसा कह रहा है, 60 बोरी। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुकाऊंगा, बाकी घर में लग जाएगा। फिर भी ये हमारे 1 वर्ष के लिए अनाज नाकाफ़ी है, 8 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। बाकी बचे 4 महीनों के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए हमें कई अन्य जगह पे मजदूरी कोई काम करना पड़ता है। ऐसा शेखर हम लोगों से कह रहा है, जो पाठक है, जो रीडर है किताब का, ठीक है। बात करते हुए डायलॉग वर्ड्स में है, पर वन साइडेड डायलॉग है, नरेशन जो हो रहा है तो ये कर रहा है, नरेटर है शेखर। तुलसी, शेखर ये सब नरेटर है। अब अगला है, मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं रामलिंगम के चावल मिल में काम करता हूँ और उस अतिरिक्त आय से बाकी के 4 महीने का खर्चा चलाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी कभी कभी हमें उधार लेना पड़ जाता है। तो फिर कहता है शेखर, मेरे पास एक शंकर गाय है, यानी शंकर नस्ल की एक गाय है। बेटा शंकर नस्ल का अर्थ समझिए, जब कोई 2 अलग अलग रेस, 2 अलग फैमिली को क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है तो उससे जो डेवलप होता है वो शंकर नस्ल होता है। समझ में आई बात? तो ये याद रखिएगा। मान लीजिए कोई यूरोपियन है, तो वो कौन सा है, जनरली यूरोपियन मेडिटेरियन रेस है ह्यूमन का, और कोई इंडियन साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन का रेस क्या है, द्रविड़ है। तो उधर से लड़का या लड़की, इधर से लड़का या लड़की, दोनों शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, तो बच्चे शंकर नस्ल होंगे, क्रॉस ब्रीड होंगे। ऐसे ही जानवरों में भी होता है। ये जो खच्चर है ना, खच्चर, वो नेचर, जिसको म्यूल कहते हैं, म्यूल नेचर में क्रॉस ब्रीड आया, ठीक है। तो कैसे, गधी या गधा रहा होगा और इधर घोड़ा या घोड़ी, तो नेचर में रिलेशन बना और जो जानवर आया खच्चर यानी म्यूल आया। तो नेचर में भी होता रहता है, म्यूटेशन इस तरह से होते रहते हैं। तो याद रखिएगा, क्रॉस ब्रीड का मतलब फसल में भी ये बात होती है, 2 अलग फसलों को मिलाकर के एक तीसरा फसल तैयार करते हैं, क्रॉस ब्रीड, ठीक है। हिंदी में संकर नस्ल। वही कह रहा है कि हमारी जो गाय है वो संकर नस्ल की है, यानी क्रॉस ब्रीड कब करवाते हैं, बढ़िया करने के लिए। तो बढ़िया नस्ल की गाय है। मैं उसका दूध सहकारी समिति में बेच आता हूँ, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, वहाँ बेचता है। याद रहे, इस बहाने बच्चों को ये बताया जा रहा है कि देखिए गांव में कैसे कैसे रोजगार होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, दुकान होता है, राइस मिल होता है, माइनिंग का भी वर्क होता है, बालू रेत खनन भी होता है, और क्या कहते हैं, सहकारी आंदोलन के तहत भी
चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताया जा रहा है कि गांव में भी आत्मनिर्भर व्यवस्था हो सकती है, होता भी है। ये चीज़ गांव के जीवन कैसे होते हैं ये सब बताया जा रहा है। तो सहकारी समिति में बेचता है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। सहकारी समिति की बात आई दूध का, तो सुनिएगा गौर से। सबसे पहले दुनिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट जर्मनी में 1894 में आया। भारत में यह कंसेप्ट 1908 में आया, मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटी। मद्रास कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत का पहला सोसाइटी है। उसके बाद भारत का पहला मिल्क सोसाइटी, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, दुग्ध सहकारी समिति जो है वो ऑपरेशन फ्लड के तहत अंडर व्हाइट रिवॉल्यूशन इन 1970 एट आनंद डिस्ट्रिक्ट महसाना गुजरात में स्थापित हुआ। नाम रखा AMUL। क्या नाम रखा? अमूल। AMUL। ठीक है बेटा। तो भारत में दूध का पहला सहकारी समिति अमूल है, जिसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट महसाना गुजरात, 1970 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है। और ये ऑपरेशन फ्लड यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध उत्पादन के संदर्भ में जो आज भी कायम है, तो याद रखिएगा अमूल। तो ऐसे ही बहुत सारे सहकारिता आंदोलन होते हैं। दूध के भी होते हैं, अनाज का होता है, प्याज का होता है, आलू का होता है, जनरल गुड्स के भी होते हैं। तो याद रखिएगा वहीं पर ये शंकर नस्ल की गाय का जो दूध है वो शेखर बेचने जाता है। शेखर कहता है कि हमें कभी कभी कर्ज लेने पड़ जाते हैं, कभी पैसा नहीं होता बीज खरीदने के लिए ताकि फसल बो सके, खाद फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक खरीदने के लिए, तो हमें साहूकारों से जो शैडो बैंकर होते हैं उससे कर्ज लेना पड़ता है। फिर उसको कर्ज चुकाने में देरी होती है तो कर्ज की राशि बढ़ जाती है, फिर पेज पलटना होता है, यानी अब पेज हम पलटेंगे। ठीक है। तो कर्ज की राशि बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है ऋण ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुश्किलें होती है। ऊपर से कभी फसल बर्बाद हो जाए, कीट लग जाए, कीड़े लग जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल होता है कभी कभी, तो कर्ज लेने पड़ते हैं। किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर कई बार आत्महत्या की है, ऐसा होता है और बहुत ज़्यादा भी होने लगा है। चलो अब बात करते हैं रामलिंगम और करुथम्मा। आपने तुलसी को देखा, पर उसके हस्बैंड को देखा, ठीक है। उसके बाद आपने शेखर को देखा। अब रामलिंगम जो गांव का एक तरह से जमींदार है, 20 एकड़ धान का खेत है, चावल का मिल, राइस मिल है, और रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा है। जरा देखिए, रामलिंगम का एक चावल का मिल है, कलपट्टू और आसपास के गांव से वो चावल खरीदता है किसानों से। धान तो चावल तो नहीं खरीदता, धान पैडी खरीदता है, फिर उसको अपने राइस मिल में छिलके निकाल करके फिर चावल तैयार करके फिर उसको दूर दराज के गांव में बड़े साहूकारों को, छोटे मोटे शहरों में व्यापारियों को बेचता है। इससे अच्छी खासी उसकी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, अब ये छोटा सा टॉपिक है उसी में। तो बता रहे हैं कलपट्टू गांव में आपने तुलसी को देखा जो एक खेतिहर मजदूर है, नहीं, दूसरा आपने देखा शेखर को, फिर आपने रामलिंगम को। और भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से 2 परिवार जो है यानी 40% वो खेत मजदूर हैं, एग्रीगेरियन लेबर हैं,
उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। इतनी बड़ी भारत माता है, हर इंसान को कम से कम जो खेती करे, गांव में रहे, कम से कम तो 1-2 एकड़ ज़मीन उसके पास होनी चाहिए और मकान होना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो इंसान बहुत प्यार से जी लेता है। धरती पर रहने के लिए उसे तो स्थान चाहिए ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में समाजवाद होना बहुत ज़रूरी है। सारे ऐड अमिताभ बच्चन करेंगे, सारे ऐड सलमान खान करेंगे, तो सुनील सर क्या करेंगे? लिमिटेशन तो कहीं होनी चाहिए ना, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में केवल 20% बड़े किसान हैं, ठीक है, बड़े किसान 20%, बाकी सब मार्जिनल फार्मर में आ जाते हैं। ऐसे किसान गांव के अधिकतर ज़मीन पर खेती करते हैं, उनका उपज भी बाज़ार में बिकता है, और बड़े किसान आजकल नए नए रोज़गार शुरू कर चुके हैं। जैसे गांव में राइस मिल बैठा लिया, माइनिंग का वर्क कर लिया, अच्छे खासे दुकान चला लिए, छोटे मोटे फैक्ट्री बैठा ली, जैसे राइस मिल भी तो एक फैक्ट्री है। तो ये सब बात होती है। अब आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर भी निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही। गांव में खेती जो होती है, तो खेती के साथ एक शब्द होता है कृषि एवं पशुपालन। बिना पशुपालन के दोनों के अनुनाश्रय संबंध हैं, सिंक्रोनाइज्ड। हाउ? खेती करेंगे तो बैल की ज़रूरत, भैंस की ज़रूरत, गाय की ज़रूरत नहीं, उसके गोबर की ज़रूरत, ठीक है, उसके यूरिन, वो भी एक पेस्टिसाइड्स के रूप में काम आ जाता है। गोबर तो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी है। अब जो फसल के जो पौधे होते हैं वो चारे के रूप में यूज़ हो जाता है, नहीं, तो सब कुछ दोनों का संबंध है। पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, भारत के कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है और वन उपज पर भी आश्रित होते हैं। खास करके जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड का पार्ट है, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना, सम पार्ट ऑफ इवन आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, दीज आर वेरी known for the tribals areas and even that in northern eastern। तो क्या होता है सेंट्रल इंडिया में, क्या हुआ है कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, जो जनरली वनों में रहते हैं और वनों उत्पाद पर ही निर्भर होते हैं, तो वन उत्पाद में जो है कलेक्ट भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं। जैसे महुआ एक पेड़ होता है, बहुत ही कीमती लकड़ी होती है फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें एक फल लगता है महुआ। तो जैसे वो पकता है अपने आप जमीन पर गिरता है, तो महुआ के फल को जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं तो उसको उठाते हैं और रखते हैं, रखने के बाद उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको कूटते हैं, आटा बनाते हैं और उससे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, चावल बनता है उससे, मोटे मोटे रख देते, वो चावल हो गया। और सुनिए, अगर सुखाएंगे नहीं तो महुए को जो उठाते तो पका हुआ है, इसका जो स्मेल होता है ना महुए का, बहुत ही बढ़िया होता है। जो बासमती राइस का स्मेल है ना, बासमती राइस के जैसा स्मेल होता है, बहुत ही खुशबूदार। अगर आप महुए के पेड़ के पास हैं तो महुआ का पेड़ अगर 500 मीटर दूर है और हवा का रुख अगर है आपकी तरफ, तो बिल्कुल स्मेल आ जाता है। ये है। और आदिवासी लोग महुए को उठाते हैं, बाजार में भी बेचते हैं, और कच्चा महुआ को ले जा करके शराब बनाते हैं। हमारे आदिवासियों का एक बहुत ही अच्छा उनका लोकल वाइन है महुए का शराब। तो महुआ का रस पीते हैं, मस्त रहते हैं। हमारे खेत में भी 2-4 महुए का पेड़ है, और बचपन में रहते थे गांव में, तो महुआ खाते थे, बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है। ठीक है, चलिए जो भी है, अब बात करते आगे। तो महुए को भी वो लोग लेते हैं और फिर साहूकारों को, व्यापारियों को बेचते हैं, खुद भी खाते हैं। तो ये चीज़ें। दूसरा, फॉरेस्ट में और क्या होता है, तो बहुत सारे जंगल के ऐसे, जैसे महुआ का बीज भी है, या अन्य पेड़ पौधों के बीज गिरते हैं जो जिसका कमर्शियली बहुत यूज़ है, तो बीज उठा लेते हैं उसको भी, जैसे इमली का बीज और भी चीज़ें। प्लस जो शहद होता है, शहद को कलेक्ट करते हैं, निकालते हैं। अब तो पूरी खेती करते हैं शहद की, तो ये भी काम करते हैं, उससे भी इनकम आता है। फिर आपका जो है और भी साधन है शहद का, जैसे कहा तेंदू पत्ता
एक पेड़ होता है, उसको तेंदू का पेड़ कहते हैं, उसके पत्ते को तेंदू पत्ता कहते हैं। बीड़ी जो बनती है ना, जो बीड़ी जो पीते हैं, बीड़ी में जो पत्ते का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस पत्ते पे रख देते हैं। जैसे हम लोग एग रोल खाते हैं ना, एग रोल, वेज रोल, जो भी, तो ऐसे ही बीड़ी पत्ते की कटिंग होती है, उस पर ये तंबाकू रख दिया जाता है, फिर इसको रोल कर दिया जाता है बड़े तरीके से, और फिर धागा बांध दिया जाता है और लास्ट में पैक कर दिया जाता है। जैसे गुजिया को पैक करते हैं ना, पैक करते हैं, तो ऐसे बनता है। तो बीड़ी पत्ता का भी काम करते हैं ये लोग, इकट्ठा करते हैं, बड़े बड़े ठेकेदारों को फिर दे देते हैं, तो ये सब उनको काम मिल जाता है। आगे देखिए, तो व्यापारियों को ये तेंदूपत्ता, शहद, महुआ बीन के बेच देते हैं। इस तरह से सहकारी समिति को, पास के शहर के लोगों को दूध भी बेचते हैं। ठीक है, तो आजीविका कमाने का मुख्य साधन है ये। कहाँ? सेंट्रल इंडिया में, ग्रामीण, शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के, खास करके वन के आसपास। अब देखते हैं समुद्र तट इलाका। अब हम एक कलपट्टू से ये किताब लेके जा रहा है। तमिलनाडु में ही कलपट्टू का जो नेबर विलेज है, कलपट्टू का जो पड़ोसी गांव है, जो समंदर के बहुत किनारे है, बहुत क्या, समंदर के ही किनारे है, तो कोस्टल विलेज है। नाम उसका बड़ा अच्छा है, पुदुपेट, बेगमपेट, ये पेट वो पेट। जब आप उड़ीसा से निकलिएगा ना, अगर आप मद्रास, चेन्नई, कन्याकुमारी के लिए जा रहे हैं, आप पूर्वी तट से जा रहे हैं बेटा, तो उड़ीसा से निकलिएगा तो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक 10 पेट आ जाएंगे। पेट का मतलब तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, तटीय गांव, उसको पेट कहते हैं। तो पुदुपेट एक गांव है जो कलपट्टू का पड़ोसी है, समंदर का किनारा है। यहां पर अरुणा नाम की एक विवाहिता स्त्री है और उसका पति जो है परिवेलन है। मुझे तो इतिहास संगम काल याद आता है, कन्नगी नाम की एक स्त्री थी और उसका पति कोवलन था। यहाँ पर हमें अरुणा है और परिवेलन है। तो अरुणा और परिवेलन ऑब्वियसली मछुआरे होंगे, क्योंकि समंदर के किनारे हैं। समंदर के किनारे उतना फसल नहीं होता, तो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने का काम होता है। तो मछुआरों की बस्ती है पुदुपेट, मछली पकड़ने का काम होता है। अरुणा और परिवेलन दोनों मियाँ बीवी मछली के कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ की कहानी क्या है। ठीक है, तो कहानी देखते हैं। सुनिए बेटा, अरुणा और परिवेलन का ध्यान देंगे। अरुणा जो है और परिवेलन वाइफ हस्बैंड है। परिवेलन का एक बहनोई है और अरुणा का एक भाई है। ये चारों मछली का कारोबार करते हैं। ये लोग फिशरमैन हैं, मछुआरे हैं। इनके पास क्या होगा? जाल होगा, वो शिप होगा जिससे वो नाव, बोट, जिससे मछली पकड़ने जाते हैं। और शिप पर एक मशीन होता है, जो मशीन स्टार्ट करके जो जुड़ा होता है नाव से, वो जाते हैं। तो ऐसा नाव जिसमें मशीन लगा हो, जाल भी हो और मछली पकड़ने के लिए जाते हैं फिशरमैन, इस तरह के नाव को कैटामरैन कहते हैं। मरीन मतलब नाव, कैटामरीन, तो कैटामरीन कहते हैं। तो परिवेलन जो है वो बैंक से कुछ इंटरेस्ट पे पैसा उठा करके, लोन लेके, उसने जाल, नाव और वो इंजन खुद खरीदा। ठीक है, नहीं तो जिसका इंजन, नाव होता है तो मछुआरे भाड़े पर लेके जाते हैं, तो मछली के 4 हिस्से में एक हिस्सा उसको देना पड़ता है, जिसने बोट दिया, जिसने जाल दिया, जिसने वो इंजन दिया। तो परिवेलन लोन लेके खुद खरीदा हुआ है। तो जरा देखिए क्या बात होती है। कैटामरैन मछुआरों का खास तरह की छोटी नाव होती है और अरुणा कह रही है, मेरा पति परिवेलन सुबह 7 बजे समंदर में मछली मारकर लौट आता है। जाता कितने बजे है? रात के 2 बजे मछुआरे मछली पकड़ने समंदर में जाते हैं और सुबह 7 बजे लौट आते हैं। टाइम यही है मछली पकड़ने का, लौट आते हैं। तो जब लौट आते हैं तो ये सब घर का काम पूरा करके जो है अरुणा पहुंच जाती है तट के पास, जहां पे उसका हस्बैंड आएगा,
साथ में उसका जीजा आएगा और भाई आएगा, तीनों आएगा, तीनों साथ जाते हैं मछली पकड़ने। अब वो इंतजार कर रही है, 7 बज चुके, अभी तक नहीं आए, तो पता चला कि आज जो है तूफान आ गया था, उसमें फंस गए थे, इसलिए लेट हो गए। अब जब मछली आती है तो उन मछलियों में से कुछ मछलियां अपने घर में बनाने के लिए निकाल लेती है, अरुणा मछली निकाल लेती है। बाकी जो मछली बच गए उसके 4 पार्ट किए जाते हैं। एक पार्ट मिला अरुणा के जीजा को, एक पार्ट अरुणा के भाई को। अब 2 पार्ट बच गए, एक पार्ट लिया परिवेलन, यानी अरुणा ने ली, यानी परिवेलन ने लिया। और एक पार्ट जनरली किसका होता है? जिसका बोट होता है, इंजन होता है, जाल होता है, तीनों एक साथ, एक उसका। लेकिन ये तीनों तो ऑलरेडी परिवेलन ने लोन पे लिया, तो एक इसका खुद हुआ। तो इस तरह से परिवेलन के हिस्से 2 हिस्से आ जाते हैं। तो आधे का मालिक परिवेलन हो जाता है, क्योंकि पूरा कैपिटल भी इसी ने लगाया है। तो इस तरह से होता है। अब ध्यान दीजिए, अब कहती है कि फिर ऐसे ही जो है मैं सारा काम निपटा के 12 बजे तक मछली को बेच करके ऑक्शन में जैसे बेच दे, मछली लो, पूरा ढेर मछली है तो ऑक्शन कर देते हैं, नीलामी कर देते हैं। पर खुल के नीलामी भी अरुणा नहीं कर पाती, क्योंकि जिस व्यक्ति से कभी उधार लेती है तो वो कहता है कि पहले मेरा पैसा दो, मछली, तो वही खरीद लेता है मछली। तो जबरदस्ती जो है लोकल महाजन शैडो बैंकर मछली खरीद लेता है। अब मान लीजिए 20 रुपए की मछली वाला 15 में दो, और एहसान होता है कि इससे पैसा लिया, ले जाओ भाई, और वो जो है 25 रुपए में बेच लेगा, दोहरा फायदा उठाता। और इन लोगों का क्या होता है? शोषण। तो हम इन किसानों को, इन छोटे छोटे व्यापारियों को देखें कि अगर उनका छोटा छोटा पूंजी की जरूरत पूरी हो जाए तो इनका एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगा। ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब आइए, अब देखते हैं कि जो दोपहर 12 बजे तक वो नीलामी का काम सब निपटा करके अरुणा घर चली आती है। और फिर शाम को जो है मेरा पति जो है और वो जो तीनों हैं, भाई है, जीजा है, वो सब जाल को सुलझाएंगे, क्योंकि जैसे तैसे जाल पड़ा है तो नेट को जो है फिर सुलझा देंगे, और जहां कहीं फट उठ गया उसकी मरम्मत कर देंगे, मेंडिंग कर देंगे। ये काम करते हैं। फिर अरुणा कहती है कि 2 बजे रात में या सुबह कह लीजिए चले जाते हैं मछली पकड़ने, और 7 बजे आते हैं। 12 बजे तक सारा काम निपटा लेते हैं, शाम को फिर जाल वाल बुनते हैं, फिर सवेरे निकलना है। ये मछुआरों का जीवन है। और इतना ही नहीं, ये कहती है कि जो बारिश के, वर्षा का जो 4 महीना होता है उसमें मछली नहीं पकड़ा जाता, समंदर में नाव ले जाना मना होता है सरकार की तरफ से। तो वो 4 महीने बहुत कष्ट के होते हैं। इस 4 महीनों में व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है घर चलाने के लिए, तो जिसकी वजह से जो है दिक्कत आ जाती है। और जिससे उधारी लेते हैं वो 4 महीने अपने जीवन चलाने के लिए, तो मजबूरी में उससे सस्ते दाम पर मछली ले लेता है। ये खुल के मछली का नीलामी करके मुहमागा अपना जो है कीमत नहीं ले पाती। ये बता रही है अरुणा। अब रखिए, अब मैं जनरल बातें करता हूं। 4 महीने क्यों? तो बेटा जो मॉनसून का 4 महीना है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो एक्चुअली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना मछली नहीं मारी जाती। पूर्वी तट पे भी, पश्चिमी तट पे भी, आंध्र प्रदेश में भी, और क्या कहते हैं तमिलनाडु के तट पे भी, केरल और कर्नाटक पे भी, क्योंकि इस समय मछलियां ज्यादा प्रजनन करती है। तो मछलियां छोटे छोटे होते हैं, रहना तो उधर ही है पर प्रजनन है। तो अभी जो मछली को पकड़ लेंगे, बड़ी मछली को, तो प्रजनन नहीं होगा। वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी बात कि मुर्गी को ही मार दो, सारे अंडे निकाल लो, तो ये हाल हो जाएगा। तो भविष्य का ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए छोड़ दिया जाता है कि मछली तो है इधर ही रहेगी, क्योंकि सबका एक अपना एरिया होता है रेसिडेंशियल, तो आराम से तो मछली की तादाद बढ़ेगी, तो इनका ऑक्यूपेशन चलता रहेगा। तो ये चीज़ है। ये 4 महीने नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं इस 4 महीने के लिए हेल्पिंग हैंड के रूप में आंध्र की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, केरल की सरकार, कर्नाटक की सरकार अपने मछुआरों को, जितने मछुआरे हों, उनको एक छोटा सा कंपनसेशन अमाउंट देती है कि ये 4 महीने जिंदगी काट लो कैसे भी। तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे देती है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, आईएएस के एग्जाम में आ चुका है, कौन से महीने में क्यों होता है ऐसा ही है। और अखबार में भी करीब 2 महीना पहले ही आ गया था। जो हमारे जगमोहन रेड्डी है ना, जगत मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी घोषणा की थी कोरोना में, मार्च में नहीं, अप्रैल फर्स्ट वीक में। तो ये चीज़ 10-10 हज़ार रुपये सब फिशरमैन को दिया था। तो ये चीज़ें हैं बेटा, तो ये हकीकत है। किताब आपका सही कह रहा है, प्रजनन काल होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब समझ आई।
तो अब सवाल है, इसलिए कहते हैं हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते, वे खाली महीने काटने सबसे बड़े मुश्किल होते हैं। अब है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। तो आपने देखा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन क्या थे? धान की रोपाई है, धान की कटाई है, मराई है, गुराई है, और ये सब चीजें। तो इन सब चीजों पर फोकस किया गया है, लेकिन एक चीजों पर हम और ध्यान देंगे। हमारे इस पुस्तक में राइट साइड में पेज नंबर 83 पर बॉक्स में नागालैंड की बात कही गई है। नागालैंड की सुनना है बेटा। यहां पर हमें लेके चला है पहाड़ी एरिया में, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में, और अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे नागालैंड है। नागालैंड के नीचे मणिपुर है, ठीक है, और नागालैंड के वेस्ट में असम है, नॉर्थ में अरुणाचल है, साउथ में मणिपुर है, ईस्ट में म्यांमार है। तो नागालैंड जो है, नागाओं का देश, लैंड नागालैंड। यहां की भाषा इंग्लिश है। यहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बताया था ना। नागा हो नाम की आदिवासियों की अपनी परिषद है, अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नागालैंड में पहाड़ों में एक गांव है जिसका नाम है चीमाजी। गांव का क्या नाम है? चीमाजी। बहुत जगह देखिएगा धीमाजी, तो धीमाजी जो है डिस्ट्रिक्ट है, ये चीमाजी एक गांव है पहाड़ों में। और चीमाजी में कुछ आदिवासी ट्राइब्स रहते हैं। तो ऐसे एक ट्राइब्स का नाम है जिनका नाम है फेक, और फेक जिले हैं। तो फेक जिला भी है और फेक ट्राइब का भी नाम है। तो यहां पे आपको फेक जिला बताया है। यहां पर उन्होंने कहा कि चखेसंग नाम के ट्राइब्स कम्युनिटी यहां रहते हैं। तो याद रखिएगा, गांव का नाम चीमाजी, डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने अभी देखा, क्या नाम है उसका? फेक, और जो समुदाय है वो क्या है? चखेसंग। तो चखेसंग बड़ा अच्छा है। अब है यहां पर सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, स्टेप फार्मिंग। जब पहाड़ की ढलान है तो खेती कैसे होगी? तो थोड़ा सा कटिंग किया, थोड़ा सा वाइडर किया, और मेड़ बना दिया, तो पानी आया, टिक गया। फिर दूसरा स्टेप, जैसे सीढ़ी होता है ना घर में, तो ऐसे समझिए चौड़े चौड़े सीढ़ी, हुमायूं के मकबरा वाला सीढ़ी, ऐसे समझ जाइए। फतेहपुर सीकरी पर जो चढ़ते हैं वैसी सीढ़ी, चौड़ी चौड़ी। तो ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं जिसमें ये फसल उत्पादन करते हैं, खास करके धान का फसल करते हैं। अब इस फसल के उत्पादन के संदर्भ में ये बात करें, जब फसल उत्पादन करते हैं तो क्या होता है? सब अपना अपना करते नहीं, सब लोग मिल करके किसी एक किसान का आज बो दिया, वही नाश्ता खाना पानी हो गया। फिर दूसरे किसान गए, फिर इनका खेती कर दिया। तो कलेक्टिवली तो नहीं करते, अपना अपना प्लॉट है, लेकिन सब एक दूसरे की मदद कर देते हैं, लेकिन बदले में कोई पेमेंट नहीं लेते। क्या लेते हैं? खाना खा लेंगे आज साथ में, वो प्रेम का प्रतीक है। तो ये चीज है नहीं। तो चीमा जी, फेक जिला, चखेसंग कम्युनिटी, स्टेप फार्मिंग, सीढ़ीनुमा खेती, सामूहिक खेती, चावल की खेती। तो नागालैंड के बारे में कुछ समझा। सारा समूह इकट्ठे बैठकर फिर खाना खाते हैं, और कई दिनों तक ये लोग खाना खाते हैं और उनके खेतों का काम निपटा देते हैं, जब तक उनके खेतों का काम हो नहीं जाता। फिर हो गया तो दूसरे के खेतों में जाएंगे। तो सब एक दूसरे से मिलजुल करके काम को पूरा करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा। तो आपसे पूछेगा कि कैटामरान क्या होता है, बताएंगे ना। मछली पकड़ने वाली छोटी नौका जिसमें इंजन लगा होता है, जाल भी होता है, यही ना कहेंगे। तो ये चीज है। तो कैटामरान क्या है? पुदुपेट्टू, जैसे तो बच्चों का जो किताब है तो उसको तो सीधा पूछेगा पुदुपेट्टू कहाँ था, कलपट्टू कौन था, रामलिंगम कौन था। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पर आपको तो अंडरस्टैंडिंग लेनी है बेटा। ये चैप्टर हो गया, अगले चैप्टर में चलिए।
देखिए बेटा, अगला जो चैप्टर है वो है शहर में आजीविका का साधन। ये बोल रहा है 9th चैप्टर हो गया। शहरी क्षेत्र में आजीविका का साधन, और ये हो गया चैप्टर 9 और ये लास्ट है इस बुक का। और जो अगला टाइम हमारा होगा वो आपका शुरू होगा 10:15 PM से 11 PM, ये टाइमिंग होगी नेक्स्ट हमारी। और इसके साथ ये किताब खत्म होगा। समय मिलेगा हमें 20 मिनट, उसमें हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, कुछ चैप्टर्स उठाएंगे जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो समय है अभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 आखिरी चैप्टर है, शहरी क्षेत्र में आजीविका की बात करता है। और इसमें शहर चुना गया है अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। यहां भी बातचीत करते हुए, क्योंकि बच्चों के साथ बातचीत में कहानी के अंदर अंदाज में चीजें समझ में आती है। यहां पर एक लड़की है, वो कह रही है यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। तो इस लड़की की बहन जो है मौसेरी, मौसी की लड़की, मौसेरी बहन, वो अहमदाबाद में रहती है। और इस बहाने आपके किताब में लिखा है कि भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं, 27 महानगर हैं, और फिर महानगर में 10 लाख से ज्यादा आबादी होती है। जिंदगी यहां कभी रुकती नहीं है, ठीक है। शहर में कहां जिंदगी रुकती है, पर समझ में आ गया शहर में भी जिंदगी रुकती है जब कोविड-19 आता है। देखिएगा जब सब कुछ नॉर्मल होगा और तब लड़कियां या हम या आप बाइक चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, जहां जिसकी अपनी पसंद की चीजें हैं, शॉपिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो ऐसा लगेगा बाप रे जीवन में क्या खो दिया था। नहीं तो ये चीजें चलिए कोई बात नहीं। लेकिन लॉकडाउन से बेटा जो मैं पर्सनली कहूं तो एक चीज मुझे समझने में आया कि हमारी महिलाएं बहुत काम करती हैं, कॉन्टिन्यू लगी रहती है। दूसरा ये समझ में आया गांव में कैसे हमारी बहू बेटियां रीति रिवाजों में घूंघट के नीचे सालों साल 2-4 कमरों आंगन के बीच गुजार देती है, बाहर भी जाती हैं तो घूंघट रहता है। तो उनके लिए तो हमेशा लॉकडाउन है। तो मायने रहता, मन तो होता है कि कुछ लिखूं, पर समय का बड़ा अभाव है। तो चलिए, तो मैं कह रहा हूं 5 मिनट है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, एक शब्द है इंग्लिश का कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वैसा शहर जहां की आबादी 10 लाख या उससे प्लस है। एक होता है मेट्रो सिटी, मेट्रो शहर, यानी वह शहर जहां की आबादी 50 लाख या उसको पार कर गई है। तो भारत में 4 ऐसे शहर हैं जो मेट्रो सिटी है, ठीक है। कितने मेट्रो सिटी है देखिए, DMCK, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब की आबादी 50 लाख से ऊपर है शहर की। पॉइंट क्लियर। ये 4 मेट्रो सिटी है, चारों 4 दिशाओं में भी है। और दूसरा जो मैंने कहा महानगर में एक और आता है जिसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जहां 10 लाख, जैसे बैंगलोर है, पुणे है, 10 लाख से ऊपर की आबादी है, पटना है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, नहीं और भी शहर हैं, इंदौर है, भोपाल है, क्या कहते हैं वो, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है, कोचीन है। तो ऐसे कई हैं। तो चलिए, ये तो समझ में आ गई बात। चलिए अब जो यहां बात हो रही है इसमें आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की कहानी को समझते हैं।
देखिए बेटा, इसमें पेज नंबर 90 पर एक बॉक्स है जिसमें दो रिक्शा है, जो मैनुअल रिक्शा होता है जो इंसान खींचता है। दो रिक्शा है और उस एक रिक्शे पर एक व्यक्ति जैसे तैसे सोया हुआ है। आज मैं केला लेने गया था, फल लेने, सब्जी वाले, तो फल वाला जो था दोपहर का वक्त था, तो उसी ठेले के नीचे पटरी थी इतनी चौड़ी, उसी पर जैसे तैसे सोया हुआ था ताकि कमर सीधा हो जाए, आराम मिल जाए। नो डाउट मायने रखता है। तो चलिए, तो यहाँ बॉक्स में ये जो कहानी है उसको समझिए। बच्चू मांझी, मांझी का मतलब हुआ मलाह जाति के लोग, जो हमारे फिशरमैन होते हैं, जिसे पुराने जमाने में केवट कहते थे। केवट की नाव, राम जी का पांव, याद करिए। तो केवट यानी मल्लाह यानी फिशरमैन, वो लोग टाइटल लगाते मांझी। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी बिहार के बने थे। और दशरथ मांझी, मालूम है ना दशरथ मांझी जिस वक्त पिक्चर बन गया माउंटेन मैन, याद होगा। तो दशरथ मांझी छोटा मोटा आदिवासी किसान था। उसकी वाइफ बहुत बीमार पड़ी। वाइफ को पहुंचाने तो गया शहर, लेकिन उसे पहाड़ी से साइड होके जाना पड़ा। इतना वक्त लग गया कि बीवी की जान चली गई। लाइफ पार्टनर होती है, तब उसके दिमाग में भविष्य में किसी की और जान ना जाए। और उसने फवारा जो उठाया तभी रोका जब उसने रास्ते तैयार कर दिए। तो जब तक दर्द नहीं होता ना, चेतना नहीं जगती। तो दर्द पालना सीखिए, चेतना को जगाइए और अपने मार्ग को खुद प्रशस्त करिए, दशरथ मांझी की तरह। हम तो बस दृष्टिकोण देंगे, करना आपको है। तो उसने रास्ते पूरे बना दिए। लोगों ने कहा कहां पहाड़ों में पत्थर मार रहे हो फवारे, कुछ होगा। पर याद रखिए 20 साल लगे उसे काम करते करते रास्ते बना दिए। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जुनून है तो जीतना भी तय है। ठीक है, तो चलिए आज हम इतने ही पे रुकते हैं और ये बच्चू मांझी की कहानी हम 10 मिनट के बाद आपको पूरा